तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे यार कि भैया क्लास 9th का मैथ का चैप्टर शुरू कीजिए, जिसमें मैंने यहाँ पे पहला चैप्टर लिया संख्या पद्धति। इस वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो गन शॉट एकदम खत्म करने वाले हैं। पूरा संख्या पद्धति स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ध्यान से समझना, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और एक एक कंसेप्ट ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं संख्याओं को याद करना, रिकॉलिंग नंबर्स। इसी वीडियो में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों होने वाला, ताकि मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखो, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह कहाँ से शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत, 2 जीरो लग जाए, अनंत तक जाएगी। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इस प्राकृतिक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। मतलब कैपिटल एन बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डैश डैश अनंत तक। अनंत तक मतलब जहाँ पर हम पहुँच ना पाएँ, सिर्फ कल्पना करें। अगली है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। एक कहाँ शुरू होगा? जीरो से। जीरो से लेना, एक के पहले क्या आता है? जीरो ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। ए भी कहाँ तक? अनंत तक। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। समझ गए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगला है मेरा पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या, इसको मैं बोलता हूँ इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको मैं बोलूँगा होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। अगला है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए, इसको हम माइनस वाली जो संख्या होती है उसको भी लेते हैं, प्लस वाली दोनों, जिसमें माइनस वाली भी संख्या मिक्स हो और प्लस वाला भी, और एक रहता है हमारा नंबर 0 भी। तो देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लेंगे यहाँ भी अनंत तक जाएगा। -3 मतलब कि माइनस में जितनी भी संख्या हो, -10 -7 -8 -9, मतलब कि आप मान लो कि माइनस अनंत से लेके पीछे से चलते चले आ रहे हो प्लस अनंत तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसे व्यक्त करते हैं किसी किसी बुक में I से, किसी में Z से, चाहे जिसे आप व्यक्त कर सकते हो। माइनस वाली जो संख्या होती है और 0 भी, और जो पॉजिटिव वाली संख्या होती है प्लस वाली, उन दोनों को मिक्स कर दो तो हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट देखो कि इसमें जितनी प्राकृतिक संख्या है वह सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं, और लेकिन पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या में आ रही? नहीं। और इसमें जितनी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है वो तो पूर्णांक में आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक है, पूर्णांक सभी पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? नहीं, लेकिन पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या बन सकते हैं, क्योंकि यही प्राकृतिक संख्या देखो इसमें मिक्स है कि नहीं। तो ये तीनों नंबर के बारे में समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा जिसको हम बोल सकते हैं नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। इंग्लिश में नंबर लाइन के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम है बंटी, एक लड़का है नाम है जिसका संटी। बंटी संटी। ठीक है, दो आपस में फ्रेंड हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको संख्या रेखा पे खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बीचों बीच पॉइंट में क्या रहेगा? 0। इसको क्या बोलेंगे? 0। मान लो संटी इधर से भागता है, अपने इधर भागेगा, तो इसको संख्याएं किस में मिलेगी? पॉजिटिव में मिलेंगी। किस में मिलेंगी? पॉजिटिव में, मतलब धनात्मक में।
पॉजिटिव में मिलेंगी, कि आगे की ओर भागेगा तो उसे संख्याएं पॉजिटिव में मिलेंगी। से वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 डैश डैश करता जाएगा, लास्ट में अनंत तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मान लो बंटी बेचारा अपने पीछे की ओर भागता जा रहा, पीछे की ओर गिर जाएगा कहीं जाके ना, तो इसे माइनस में संख्या मिलेंगी -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से माइनस अनंत तक। इतना समझे। अब देखो जो बीचों बीच में जीरो है इसको नाम देते हैं जीरो, क्या बोलेंगे जीरो। फिर 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने यही पढ़ा था ना प्राक संख्या, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं क्या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको ऋणात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव इंटीजर्स जो माइनस में होगी। अब जीरो बेचारा ना तो पॉजिटिव है ना ही तो निगेटिव, मतलब चाहे मैं लिखूं अगर -0 तो इसका मान भी जीरो, अगर मैं लिखूं +0 तो इसका भी मान जीरो। तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो इज जीरो, जीरो एक इंटीजर ही है ना। तो जितने भी इंटीजर हैं पूर्णांक जो भी है सभी को नंबर लाइन पे लिख देते हैं, इंटीजर सभी नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब कि जो यहाँ पे 1 2 3 है सभी पॉजिटिव संख्या, और ये जो माइनस में इनको बोलते हैं हम निगेटिव नंबर। ठीक है, माइनस में भी। संख्या रेखा क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सीखते हैं सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है p, q एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर्स है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान मुझे 0 नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 5/8 p/q के फॉर्म में लिखा है, p का मान ये q का मान, और 5 और 8 क्या है पूर्णांक होता है कि नहीं, 5 और 8 पूर्णांक है ना, अभी मैंने पढ़ा था। -2/3 ये भी क्या है परिमेय संख्या, 7/-2 ये भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, क्यों 3 के नीचे एक मान सकता हूँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, -2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बट्टे में मैं लिख सकता हूँ। कैसे देखिए, जैसे मैं लिखूँ मान लो 0/2 तो क्या इसका मान सॉल्व करूँगा 0 आएगा। ठीक, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है एक परिमेय संख्या है, और इसको परिमेय संख्या ऊपर लिख सकता हूँ, लेकिन एक p का मान बन सकता है। लेकिन मान लो कि मैं 2/0, क्या मैं 0 q का मान बना सकता हूँ, नहीं, एक गलत हो जाएगा। समझ में आया, मतलब नीचे तो 0 नहीं लेना है, हर में मुझे 0 नहीं लेना है, लेकिन ऊपर अंश में मैं 0 ले सकता हूँ। जैसे मैं पूछूं -3 तो आप क्या बताओगे, -3 क्या बताओगे, परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि -3 नीचे एक मान सकता हूँ, नहीं, हर में कुछ भी मान सकता हूँ। माइनस मान लो लिख दिया 2, क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ, नीचे एक मान लो एक परिमेय संख्या है। और 0 भी एक परिमेय संख्या, इसके नीचे मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 1 2 3 कुछ भी मैं मान सकता हूँ। मतलब जितनी भी संख्या होती परिमेय संख्या बट्टे में उनको लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 भी क्या होती है एक परिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन बनता है कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या, इसे मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0/1 लिख दूँ। ठीक, 0/3 भी लिख दूँ। समझ में आया, तो उसका सबका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर हुआ, कैसा लगा, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ से क्या निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण बताइए। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है यार कि इस क्वेश्चन को कैसे समझें, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान समझना, ज़्यादा यहाँ पे भागना मत, उड़ना मत, आना, ध्यान समझना, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मान लो 1 2 3 सभी प्राकृतिक संख्या है ना, इन्हीं को मैंने पूर्ण संख्या में लिया था कि नहीं, होल नंबर में, याद करो होल नंबर में, जिसमें अभी W से व्यक्त किया था, होल नंबर क्या था 0 1 2 3, तो उसके अंदर प्राकृतिक संख्या थी कि नहीं। इसीलिए बात सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण बताइए इसका मतलब क्या है, कारण यहाँ पे हम यही बताएंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में भी सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है। अभी मैंने पूर्ण संख्या पढ़ा था, तो उसके पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब कि पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या है, इसका एक कारण लिख देंगे आप। दूसरा बोला प्रत्येक पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स एक पूर्ण संख्या होती है। क्या जितने पूर्णांक थे एक पूर्ण संख्या थी, नहीं, ये बात असत्य हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि पूर्णांक याद करो, माइनस में भी संख्या जो पूर्ण संख्या होती थी वह जीरो से शुरू होती थी, लेकिन प्रत्येक जो पूर्णांक होता था वो माइनस में भी संख्या होती थी और जीरो भी और प्लस में, लेकिन जो पूर्ण संख्या थी वो सिर्फ जीरो से शुरू होती थी। याद करो, जीरो से पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती थी। और पूर्णांक कैसे? -3 से मैंने लिखा था ना, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या बन सकता है? नहीं, ऐसा गलत होगा। अगर जस्ट ये उल्टा हो जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो ये बात सत्य होती। तो यहाँ पे असत्य लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं शामिल होती, ये बात असत्य है। ठीक है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी एक बात असत्य है। मान लो बोला प्रत्येक परिमेय संख्या, मैंने लिखा 2/3, ये परिमेय संख्या है। क्या 2/3 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, कि ये पूर्ण संख्या किस में होती थी? माइनस प्लस में तो 2, लेकिन इसमें बटे में लिखा हूँ ना। मान लो कि मैं लिख दिया 2.9999 आता चला जाएगा, तो क्या कभी ये परिमेय संख्या तो बनेगा? 2 बटे इसको मैं 2.9 बाहर लिख सकता हूँ कि 2/9 लिख सकता हूँ, मतलब 9 रिपीट होगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2.9 अभी आगे सीखेंगे। जैसे 2.99 इसको मतलब 2 के ऊपर 9 के ऊपर बार लगा सकता हूँ ना। तो इसलिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या भी मैंने पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था ना, तो वह बात असत्य होगी। समझ में आया? प्रत्येक कारण यही कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की ऐसी भी संख्याएँ आती हैं जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यही है रीज़न। अगला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या बोलेंगे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं नंबर लाइन पर लिख सकते हैं ना, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक मतलब रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से ही बनता है परिमेय संख्या, है ना ऐसा। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में समूह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों ही होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कारण में कि देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रकार ही अपरिमेय संख्या आता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या किसी कहते हैं जैसे हम नंबर लाइन पर लिख दें, तो अपरिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पर लिख सकते हैं और परिमेय संख्या को भी, दोनों। इसलिए बात सत्य होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा यम, तो देखिए ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या बताइए? असत्य लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट असत्य होगा। क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, यम एक प्राकृतिक संख्या है। मान लो यम एक प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4, तो मान लो रूट 1 लिखूँ तो रूट 1 का मान रूट 1 ही आएगा ना। मान लो रूट 2 लिखूँ तो रूट 2 ही रहेगा, अपरिमेय संख्या। और उसी प्रकार मान लो रूट 4 लिख दिया तो ये क्या रहेगा? 2 आएगा। तो क्या ये 2 रूट एम का रूप है? नहीं है ना। इसका मतलब रूट एम के रूप का होता तो है, लेकिन यम एक प्राकृतिक संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या है क्या? रूट 4, लेकिन रूट 4 का वैल्यू 2 आ रहा है, क्या हमेशा रूट 4 ही रहेगा? नहीं ना। उसी प्रकार मान लो रूट 5 लिख दिया तो रूट 5 रहेगा। तो मतलब ये है कि सभी नंबर यहाँ पे रूट एम के रूप में क्या नहीं होगा, सभी नंबर नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, यही रीजन है, यह बात असत्य हो जाएगी। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, इन्होंने क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्या है? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक, अभी मैंने पूर्णांक क्या लिखा था? माइनस में भी, प्लस में भी और जीरो भी था। तो वह परिमेय संख्या, क्योंकि मान लो 2 ले लिया, 2/1 लिख सकता हूँ, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। होगी कि नहीं? एक परिमेय संख्या होगी। मान लो 0 लिखा है भी परिमेय संख्या, 3 लिखा है भी परिमेय संख्या, तो 3 एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या दोनों है, ये बात सत्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए कैसे लिखना, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 5/8 लिख दिया, इसके समतुल्य परिमेय संख्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/12। कैसे? समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करना है? एक को छोड़ के, गिनती आती है ना 1 2 3, एक को छोड़ के इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, एक के बाद क्या था? 2 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16। फिर मान लो इसी में मैंने 3 से गुणा किया, ऊपर नीचे 5 3 15 और 8 3 24, इसको काटूंगा तो मिलेगा ना 3 5
15, 3 8 24, 5/8 मिल रहा है कि नहीं? यही समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगला क्वेश्चन 1/3, इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। पहले 2 से गुणा कराओ, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, काटूंगा तो 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, मिल रहा है कि नहीं? अब 3 से इसमें गुणा कराता हूँ, इसमें 3 से गुणा कराओ, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, काटो तो 3 का नाम 3, 3 3 का 9, मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना समतुल्य परिमेय संख्या। एक और मैंने लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिया 2/5, इसका समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। सबसे पहले इसमें 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर एक लिखना 3 से गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 4 से गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर गुणा कराओ 5 से 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर गुणा कराओ 6 से, गिनती जाओ 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो यही समतुल्य परिमेय संख्या बनती चली जाएंगी। अगर इनको काट को देखोगे तो कट जाएंगी ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो वही 2/5 मिल रहा है कि नहीं? तो ये सभी में बनेंगी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसी भी नंबर का आपका अगर समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है तो एक को छोड़ के 2 से गुणा कराओ, 3 से गुणा कराओ, 4 से गुणा कराओ, समतुल्य परिमेय संख्या बनती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। मान लो आपको ऐसे 2 नंबर दे दिया, उसके बीच में बताना है कि आप बताओ इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी। ठीक है, सबसे पहला मेथड इसका क्या होगा? औसत विधि। उसका औसत निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे। मान लो औसत का विधि का मतलब है, मान लो जैसे मैंने लिखा 2, 3 के बीच परिमेय संख्या बताओ, इसके बीच तो 2 + 3 जोड़ दो, कितने नंबर हैं? 1 2 डिजिट है ना, 2, नीचे औसत लिख देना, 3 2 5/2, यही उसके बीच की 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो नंबर लाइन हुआ, यहाँ पे 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, तो 2 और 3 के बीच बताना है तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, 2 3 के बीच बताना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, बस औसत विधि। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है समतुल्य परिमेय संख्या विधि। समतुल्य परिमेय संख्या वही उसी को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना के। इसमें क्या करना होगा? पहला पॉइंट ध्यान रखना हो, हर समान करो। जो हर होता है, जैसे मान लो लिखा मैंने 2/3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे? हर। तो इस हर को मुझे समान करना है। दूसरा, अंश के बीच में गैप बनाओ। अंश के बीच में गैप, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है अंश और यहाँ पे है 8, जैसे मैं लिखूँ 5/3, यहाँ पे 8/3, ठीक है। तो 5 और 8 के बीच में गैप है कि नहीं? 5 बाद 6 7 आता है कि नहीं? तो उसके बीच में गैप बनाना है। अभी क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। मेथड समझ गए कि नहीं? कैसे लिखना होगा देखिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। कह रहा 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? सबसे पहले इसको विधि नंबर 1 से करेंगे। किसके? विधि नंबर 1, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड नंबर 1। 3 और 4 के बीच में बताना। इस विधि नंबर 1 क्या था? मेथड नंबर 1। एवरेज निकालो, औसत। औसत निकालने के लिए इन दोनों संख्या को जोड़ो और गिनो कितनी संख्या? 1 2, तो 2 जितनी संख्या उतने से भाग, 4 3 7/2। तो इसके बीच में संख्या कौन सी आएगी? 7/2, मतलब 3 और 4 के बीच में 7/2 आएगा। समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका एवरेज निकालना है। पहले जोड़ेंगे -2/3 + 1/4, जोड़ लिया है। और इसको गिनो कितनी संख्या? 1 और 1 2, 2 नंबर है यहाँ पे, 2 डिजिट है ना, तो 2 से भाग। इसको काउंट गुणा कराते हैं। इसका पहले एल्स, इसका 4 दूनी 8 -8, फिर इसका 3 का नाम 3, इसको इधर गुणा करेंगे 3 का नाम 3, और नीचे नंबर नीचे के गुणा करा देते हैं। 4 3 12, नीचे 2 बचा है। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है? माइनस को भूल के देखिए, 8 में माइनस में प्लस में, तो 8 में 3 जाएगा, कितना आएगा? -5, और नीचे यहाँ पे 12, यहाँ पे नीचे इसका गुणा हो जाएगा, नीचे आके 12 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24, तो यहाँ पे -5/24 आएगा, -2/3 और 1/4 के बीचों बीच में। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसी उदाहरण में अगर मैं मेरे से पूछ लिया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ। कितने? 6 परिमेय संख्या बताओ। 6 परिमेय संख्या बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी बोला है, पहला तरीका समझते हैं। जितना बोला, अगर 6 बोला तो 6 में 1 ऐड कर दो, 6 7। अब इस 3 और इस 4 में 7 से ऊपर नीचे गुणा कराओ। इसके नीचे 1 मान सकता हूँ कि नहीं? मान सकता हूँ ना। यहाँ पे 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा, ऊपर नीचे गुणा कराना है 7 से गुणा। तो क्या लिखेंगे? 7 3 21, नीचे 7 51 7, फिर 7 4 28, नीचे 7 51 7, गुणा कराना है। तो अब इसके बीच में थोड़ी संख्या लिख सकते हैं ना, 6 ना। 21 के बाद क्या आएगा? 22,
नीचे 7 ही रखना है। 22 के बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया कि नहीं 6 परिमेय संख्या। ये पहला मेथड, ठीक है, जो अभी मैंने सीखा था मेथड नंबर 2, तो वहाँ पे मैंने हर समान किया कि नहीं 7 से गुणा करा के। यहाँ पे हर समान किया कि नहीं, ये था हर समान वाला कंसेप्ट, हर समान किया। अब एक तरीका इसको और हम सीख लेते हैं। मान लो कि मैंने देखा 3/4 के बीच में परिमेय संख्या बताना है, इसके नीचे 1 है ना, 1 है, इसका हर समान करना है। क्या मैं इसमें 10 से भी गुणा कर सकता हूँ ना, नीचे 10 से गुणा कर सकता हूँ ना, नो दिक्कत। आप चाहे ए आंसर लिखिए, चाहे आप ये लिखेंगे 10 का 3 में गुणा, 10 यहाँ 30, नीचे 10 ही करना 10, और 10 चौक 40, नीचे 10 ही करना 10। इसके बीच में परिमेय संख्या बता सकते हैं ना, देखो हर समान हुआ कि नहीं 10 10। 31 के बाद क्या आएगा 31, नीचे 10 ही लिखना। 31 के बाद 32, नीचे 10 लिखना है। 32 के बाद 33, नीचे 10 लिखना है। फिर 34 35 36 ऐसे आता चला जाएगा कि नहीं। तो इतनी हम परिमेय संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। हर समान करो, चाहे आप 6 से भी गुणा कराओ, चाहे 3 से, चाहे 5 से, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ सवाल। ये था मेथड नंबर 2 से मैंने सीखा हर समान वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, -3/11 और 8/11 के बीच परिमेय संख्या बताओ। तो देखिए इसका हर तो समान दिख रहा है कि नहीं, -3/11 और यहाँ पे 8/11। तो इसके बीच में देखो हर समान है कि नहीं। अब आप आसानी से बता सकते हैं, -3 के बाद क्या आएगा माइनस, पहले आना देखना पीछे से, -3 से आगे जाना है ना, -2/11, -1/11, ठीक है, कॉमा फिर एक बार 0/11, फिर 1/11, प्लस में फिर 0 बाद 1 आता है ना, फिर 2/11, 2 के बाद 3/11, 3 के बाद 4/11, फिर 5/11, फिर 6/11, फिर 7/11। इतनी बताया कि नहीं परिमेय संख्या, यहाँ से लेना है, क्योंकि हर समान था तो इसको मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया कि नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और समझ लेता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/3 और एक मेरे पास है 5/6, ठीक है। इसके बीच में मुझे परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहला इसका हर समान करना है। क्या कंसेप्ट, हर समान। तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 3 6 का एलसीएम 6 ही आएगा ना, एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 ऐसा नंबर जो 3 से कट जाएगा। तो एलसीएम 6 आया कि नहीं, ऐसे आप निकाल लेंगे। जैसे 3, 6 लिखा, तो किससे कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लो 2 3 आई 6। अब 3 से कट जाएगा, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, इसको गुणा कराओ 2 × 3, 3 दूनी 6, तो यही आ जाएगा एलसीएम। बस वही इसका एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले कितना आया 6 ना। तो अब मुझे क्या करना है, नीचे मुझे 6 बनाना है। कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो क्या करूँगा, 6 इसमें नीचे बनाना है ना, तो सिंपल सा नीचे 6 बनाना, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा कि नहीं, कराऊंगा ना। यहाँ पे 2 से गुणा कराना है, और यहाँ पे 6 पहले से है तो 1 से गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बन गया, 5 इकन्नम 5 और 6 इकन्नम 6। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे हर तो समान हो गया। अब 4 और 5 के बीच में कोई संख्या मिलेगी नहीं ना, हर समान। अब अपने आप से यहाँ पे कोई भी संख्या से गुणा करा सकते हैं। मान लो 10 से ऊपर नीचे गुणा कराया, 10 से गुणा कराया, ठीक है। दूसरी तरीका करना है, पहला कर रहा हूँ ना। अभी तो हर समान था लेकिन बीच में नहीं बना पाया ना कोई नंबर। अब 10 से 10 चौक 40 और 10 छंग 60, फिर यहाँ 10 पचे 50, 10 छंग 60। अब यहाँ पे इसका हर अच्छे से बराबर हो गया, और बीच में गैप भी बना कि नहीं। इसमें क्या था, हर तो समान था लेकिन गैप नहीं बन रहा था। तो दूसरा मेथड यही था ना, पहले हर तो को समान करो, फिर उसके बीच में उसमें गैप बनाओ। मतलब 10 से गुणा करा दिया, आप 5 से भी गुणा करा सकते हैं, आप 6 से भी गुणा करा सकते हैं, आप उसमें गैप बनाना है। अब 40 के बाद क्या आएगा, 41 आएगा, 41/60, 41 के बाद 42/7, 42 के बाद 43/7, ऐसे नंबर आता चला जाएगा। 44/7, 45/60, 46/7, 47/60, 48/60, 49/7, ऐसा नंबर इसके बीच में मिल जाएगा। तो दूसरा मेथड ये था कि आपको परिमेय संख्या किसी नंबर के बीच में लिखनी है, ठीक। तो उसमें सबसे पहले मेथड नंबर 2 ये कहता था हर समान किया, फिर उसके बीच में गैप बना लेना है, तो आप आसानी से पता कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। देखिए परिमेय संख्या
के बारे में हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या हम जानते ही हैं, जिसे p/q के फॉर्म में लिख दें, वही है परिमेय संख्या। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला एक शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव, दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव कब होगा, अगर शेषफल, किसी संख्या को शेष भाग देने के बाद अगर 0 मिलता है शेषफल तो होगा शांत दशमलव, और अगर किसी संख्या को भाग देने के बाद 0 नहीं मिलता है वह अशांत दशमलव। मतलब कि मान लो कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2.334, दशमलव के बाद जाने के बाद, दशमलव के बाद संख्या 3 या 4 या 5 6 या 7 8 बार जाके रुक जाती है दशमलव के बाद, तो वह है शांत दशमलव, मतलब रिपीट नहीं हुआ। और अशांत दशमलव मतलब किसी 2.333 डॉट डॉट आता चला जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, कभी नहीं रुकने वाला। जैसे 2.3 लिख दिया या 5.3 लिख दिया, ये सभी दशमलव के बाद 1 या 2 या 4 5 अंक जाके रुक जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव। और मान लो मैं लिखा 5.98, फिर 98, फिर 98, तो ये आता चला जाएगा, ये है अशांत दशमलव। दशमलव के बाद कोई भी संख्या रुकने वाली नहीं है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। सबसे पहले 36/100 है, तो देखिए इसको दशमलव रूप में लिखना है। नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो हटाऊंगा, पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगाऊंगा, 2 अंक बाद ना, 1 2, यहाँ पे लगा दूंगा 0.36, दशमलव के बाद 2 अंक रुक गया ना, तो एक ऐसा हो जाएगा शांत दशमलव। कैसा, शांत दशमलव, ठीक। अब उसके बाद है 1/11, तो देखो जब मैं इसको भाग दूंगा, आप भाग देकर इसका चेक करेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा 0.09090909, ऐसे आता चला जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर एक बार लगा सकता हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा है, अशांत दशमलव, क्योंकि ये कभी रुकने वाला नहीं है, अशांत दशमलव। आप इसका मोबाइल से भाग दे दीजिए, आपके पास अभी मोबाइल होगा ना, तो मैं कैलकुलेटर खोलो, यहाँ पे भाग दे सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको भाग देकर ऐसे भाग बनाओ, ऊपर वाले संख्या के अंदर लिखो, 11 से भाग दो, 0 लगाओ दशमलव, फिर यहाँ पे 10, फिर कितना बार जाएगा, अभी छोटा है, फिर 0 लगा के, 1 0 लगा के 2 0, यहाँ पे बढ़ा ले, 100 हो गया, तो 11 9 99, तो फिर 100 में से 99 गया, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, फिर 0 लगा, फिर 2 0 बढ़ाते, 0 लगा के फिर 9 11 9 99 आता चला जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला है, इसीलिए एक आसान दशमलव। अगला इसको पहले सॉल्व करेंगे, 8 चौक 8 का 4 में पहले गुणा कर, 8 चौक 32 और 1 जोड़ दो 33, नीचे कितना हो जाएगा 8। अब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका भाग दूंगा तो मैं आएगा 4.125, तो दशमलव के बाद जाके रुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा है दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे हमें, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। कैसा है, शांत, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक जाके रुक जाएगा, तो शांत दशमलव। क्लियर हुआ, एक ऐसा हुआ शांत दशमलव, ठीक। तो अब उसके बाद अगला है 3/13, तो इसको मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, देखिए जब आप इसको भाग देंगे, चाहे आप फ़ोन से भाग दे दीजिए, कैलकुलेटर से, आप किसी से भाग देंगे, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आएगा 0.230769। फिर यही पूरी संख्या, ये पूरी संख्या रिपीट होगी क्या, 230769, ऐसे आता चला जाएगा, तो रिपीट होती जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.230769 के ऊपर बार लगा दो, तो बार लगा दिए तो रुक जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, मतलब ये कभी रुकने वाला नहीं है, अशांत दशमलव, एक ऐसा हो जाएगा अशांत दशमलव। क्लियर हुआ, तो मतलब जो दशमलव के बाद यार नहीं रुक रहा है तो समझ लो वो अशांत है, भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास एक है नंबर अगला, यहाँ पे जैसे मेरे पास है मान लो कि 2/11, ठीक है, इसको भाग दूंगा तो इसका भी आएगा 0.18, तो ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि 0.181818 आता चला जाएगा, तो इसके ऊपर बार लगा दूंगा, तो बार लगा दूंगा तो ये भी रुकने वाला नहीं है, तो ये भी बन जाएगा क्या, ये भी बन जाएगा अशांत। कैसा बन जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार।
समझ में आ। एक नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन और है, जैसे मान लो कि आपके पास है मैं 329 बटे यहाँ पे 400, ठीक, इसको 400 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, इसका आएगा 0.8225। ते दशमलव के बाद एक 4 अंक जाके रुक जाएगा, अब नहीं आएगा, ते हो जाएगा शांत। कैसा हो जाएगा, शांत, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक रुक जाएगा, आने वाला नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्लियर हुआ शांत और अशांत ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सीखते हैं, अगला है दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। आपके पास ऐसे कुछ दशमलव संख्या आएंगे, उनको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, इसके दो केस पढ़ेंगे। पहला केस, जब दशमलव संख्या शांत हो, कैसी हो, शांत हो, शांत प्रकृति की हो, मतलब जैसे 2.3 या 0.5 या 0.62 दशमलव के बाद जाके रुक जाती है, शांत। और दूसरा केस है जब दशमलव संख्या अशांत प्रकृति की हो, मतलब रुके ही ना, जैसे 2.333333 ऐसे आता चला जाएगा ना, रुकने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं अशांत। तो इसके मैं केस समझूंगा, उसको कैसे मैं परिमेय संख्या में बदलूँ। परिमेय संख्या का मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। समझ में आया। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहला केस, केस नंबर 1 क्या है। सबसे पहले देखिए, इसके दो केस थे। अब पहला केस नंबर 1, जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या आती है 0.12, ठीक, इसका दशमलव कैसा, शांत है क्योंकि रुक गया, तो इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे। सबसे पहले 12 लिख लो, लिख लिया, पीछे देखो कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 1 लिखो, नीचे 2 अंक बाद दशमलव, 2 जीरो बढ़ा दो, तो 12/100। इसको काटना तो काट दो आप, 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, पीछे 0 है तो 6/50, अभी भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 25 दूना 50, 3/25 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं। अगर मान लो कि 0.50, इसको परिमेय संख्या में लिखना है तो 50 पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, लिख लिया कि पीछे से गिनो कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक, तो 1 लिख के 2 जीरो लिख दो, काटना है तो काट दो, 5 1 0 से 0, 5 51 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब मान लो 2.3349, इसका परिमेय संख्या में लिखना है, क्या करूंगा, पहले दशमलव भूल के पूरी संख्या लिख लो, दशमलव को भूल के पूरी संख्या लिखो, 2 3 3 4 9, नीचे 1 लिखो, पीछे गिनो कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 4 जीरो लिख दो ना, तो ये हो जाएगा इसका परिमेय संख्या, मतलब ये P/Q की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, P का मान Q का मान। समझ में आया कि नहीं। आगे देखें। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या है। केस नंबर 2 में दो केसेस हो गए, एक शुद्ध आवर्ती दशमलव, एक मिश्रित आवर्ती दशमलव। इसका मतलब समझो, शुद्ध आवर्ती दशमलव की एग्जांपल जैसे देखो, मान लो 0.53 के ऊपर बार लगा दिया, ये शुद्ध आवर्ती दशमलव है, क्योंकि 53 ही अकेले 0.53 दोनों के ऊपर बार है। अगला मान लो जैसे मैंने 0.234, इन तीनों के ऊपर बार, एक भी संख्या छूटने वाली नहीं है। मान लो मैंने 2.22 ले लिया तो इसके ऊपर बार, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी सबके ऊपर बार है, उसको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव, सबके ऊपर बार। बार का मतलब, इसको ऊपर एक लाइन लगा इसको बोलते हैं बार, मतलब वो संख्या बार बार रिपीट होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.53535353 डैश डैश ऐसे रिपीट होती जाएगी, इसलिए हम लोग बार लगा देते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक। अब अगला है मिश्रित आवर्ती दशमलव। इसमें क्या होगा, इसमें जिसे मैंने लिखा 0.52 लिख दिया, तो इसमें किसी एक की संख्या के ऊपर बार लगेगा। फिर जैसे मान लो मैंने लिखा था 0.912, यहाँ पे दो संख्या, एक संख्या छूट रही है कि नहीं, तो मान लो फिर अगला मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मान लो 1.27, तो यहाँ पे 7 के ऊपर, तो मतलब कि यहाँ पे दशमलव के बाद किसी एक संख्या पर बार लगेगा, किसी दो संख्या पर, तो एक संख्या छूटेगी, उसी को बोलते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव। देखो एक संख्या पर बार लगा, एक पे नहीं लगा, यहाँ दो संख्या बार लगा, एक पे नहीं लगा, यहाँ पे एक पे लगा, एक पे नहीं लगा, दशमलव के बाद वाली संख्या पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध आवर्ती। ये दशमलव हुआ, ये है मिश्रित आवर्ती दशमलव, मिश्रित। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मेरे पास मान लो 0.1 है, इसको मैं लिखूंगा क्या, 0.1 के ऊपर बार लगा दिया, तो सबसे पहले 1 लिख लो, अगर मैं बार हटाऊंगा नीचे एक 9 लिख देना है, ये हो गया, इसको परिमेय संख्या में मैंने लिख दिया। उसी प्रकार 0.6 लिखा, इसके ऊपर बार है, तो इसको मैं 6 लिखूंगा और नीचे कितने पे बार लगा है उतना नीचे 9 लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे 0.35 है, इसके ऊपर बार लगा है ना, तो 35 ऐसे लिख लो, कितने में बार लगा, 1 2, तो नीचे 2 ऐसे, नीचे 2 बार 9 लिख दो, इसका आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्या में हो गया कि नहीं। इसका मतलब हुआ यार, जो
शांत दशमलव है 111 जो शांत दशमलव रिपीटिंग होगा, क्योंकि बार बार रिपीट होगा ना, तो उसको मैं परिमेय संख्या में लिख सकता हूँ। शांत दशमलव भी है, क्योंकि 0 पॉइंट मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1111, तो 1 के ऊपर बार लगा दिया 9, तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो ये शांत दशमलव बट रिपीटिंग डेसिमल है ना, क्योंकि रिपीट होगा बार बार। समझ में आया। तो अब यार अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार भैया आप 9 क्यों लिख रहे हो, है ना, आ सकता है ना माइंड में, 9 क्यों लिख रहे हो। देखिए इसका राज क्या है, मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक संख्या x बराबर 0.1 मान लिया, ठीक है। अब उसी प्रकार 0.1 के ऊपर बार मान लिया। अब यहाँ पे मैं इसको x बराबर ये भी लिख सकता हूँ 0.1111, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो देखो क्योंकि बार का मतलब है मैंने रिपीट किया नहीं, 1 1 1 4 5 5 कितना भी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, तो अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 ना मानो, हटाओ इसको, जो मैंने 1 माना उसको छोड़ो। तो सबसे पहले x बराबर 0.1 मैंने 1 के ऊपर बार लगाए थे, क्वेश्चन है मेरा। फिर 0.111 रिपीट कर सकता हूँ ना, इसको समीकरण 1 मान लो। अब इस समीकरण 1 में 10 से गुणा कराओ, 10 से गुणा कराऊंगा तो 10x बन जाएगा बराबर। अब इसमें 10 से गुणा कराओगे तो बन जाएगा 1.111, कितना बन जाएगा 1.111। जब आप इसमें 10 से गुणा करोगे, देखो 10 का नाम 10 की 0 हासिल एक, 10 में 10 11 हासिल एक, 10 में 10 11 हासिल एक, 10 में 10 11 हासिल एक, 10 0 में 0 एक हासिल था एक, तो 1.11 आता चला जाएगा। सिंपल समझो, जब अगर इधर 10 का x में गुणा करा है, इसमें 10 से गुणा करा रहा हूँ, मतलब इस समीकरण 1 में 10 से गुणा कराओ, 10 से गुणा, ठीक है। तो जब 10 से मैंने गुणा कराया तो अब यहाँ पे 10x बना, इधर 10 से गुणा कराऊंगा तो 10 0 में 0 होता ही है। तो इसका मतलब सिंपल 10 से 1 दशमलव हटा दो, 1 दशमलव को आगे फिर खिसका दो बस यहाँ पे इसके। तो मतलब है जैसे मैं लिखूँ 0.1111, इसमें 10 से गुणा कराना, इस 0 को हटाऊंगा तो 1 दशमलव आगे से खिसका दो, तो 1.1111 होता चला जाएगा। कितना है 4 बार, ठीक है, यहाँ पे 4 बार लिख लेंगे। क्लियर। इसको समीकरण 2 मानो। अब इसमें क्या करो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, समीकरण 2 में से 1 घटाओ, मतलब 10x माइनस x बराबर, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा पता है, कैसे आएगा, क्या आएगा ना, देखो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, पॉइंट वाला पॉइंट, 1 में 0 जाएगा 1, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं। अब 10x में से 1x गया, 9x बराबर 1। अब x बराबर एक गुणे में इधर आएगा बट्टे में 1/9, तो x बराबर 1/9 आया कि नहीं। तो x का मान कितना आया 1/9, इसका मतलब ये है तो 0.1 किसके बराबर x के, तो 0.1 1 के ऊपर बार x किसका मान मिला 1/9, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 1/9। तो यहीं से प्रूव के होकर आता है कि मैं 1 बार 9 लिखूँ, फिर मैं 2 बार 9 लिखूँ। क्लियर है आपको नहीं कंसेप्ट ना। आगे बढ़े। अब देखिए अगला है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले देखिए अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं यार, देखिए जिसे मैं p/q की फॉर्म में ना लिखूं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, नहीं लिख पाना है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा है कि अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वही है अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा √3, √5, √2, क्या ये किसी का होता है वैल्यू, याद किया हो नहीं ना। अगर मान लो मैंने लिख दिया √9, तो क्या ये किसका स्क्वायर होता है 3 का ना, तो ये होगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर √3 किसी का नहीं होता, ना √5 ना √2, ना ही एक कंसेप्ट और एक मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान अगर 22/7 लिख देते ये परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय। क्लियर रखना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, ठीक है। तो वहाँ पे a √3, a √5, √2 ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। नोट पॉइंट क्या है कि यार कि परिमेय संख्या में चाहे मैं किसी चीज़ को जोड़ूं, चाहे मैं घटाऊं, चाहे गुणा करूं, चाहे भाग करूं, अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो परिमेय संख्या में मैं अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ूं, चाहे घटाऊं, चाहे गुणा करूं, चाहे भाग करूं, तो बराबर उसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अभी मैं क्वेश्चन करता हूं, मतलब परिमेय संख्या ले लो, उसमें चाहे आप अपरिमेय संख्या को जोड़ो, चाहे गुणा कराओ, चाहे घटाओ, चाहे कुछ भी करा, जो मन में है सो कराओ यार, है ना। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण, देखिए जरा यहाँ पे मेरे पास है कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो कि मैं लिख दिया यहाँ पे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 मान सकता हूँ। अगर मान लो इसी में प्लस √3 जोड़ दिया, मैं कितना जोड़ दिया, √3 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक।
तो √3 जब इससे यहाँ पे आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे √3 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक अपरिमेय संख्या, क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया। उसी प्रकार मान लो मैंने 5 एक परिमेय संख्या, इसी में √2 घटा दिया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 5/1 लिख सकता हूँ, और इसी में √3 से गुणा करा दिया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। फिर उसी प्रकार मान लो कि मैंने लिखा 5√2 गुणे 6√2, ये बताओ अपरिमेय है परिमेय, पहले गुणा करो बार बार, 6×5 = 30, और अंडर का अंडर बोला, अंडर दो दूनी, अंडर के अंदर वाला हो 2 दूनी 4, तो 30, और √4 किसका मान है, 2 का, 30 दूनी 60, तो ये 60 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 60/1 तो ये पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान से देना सॉल्व करते हो टाइम, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर होगा ना। पहले 5 का 6 से गुणा, 6×5 = 30। फिर अब यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ बुक के प्रश्न लिए हैं जो आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय तथा कौन सी अपरिमेय है। तो √23 किसी का मान होता है, किसी का आप स्क्वायर याद किए हैं ऐसा, √23 नहीं ना, तो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय। फिर यहाँ पे 225 किसका स्क्वायर होता है, किसी के नंबर याद किए हो, 15 में 225 ना, तो 15 आया, 15/1 लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा परिमेय। 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, 15 में 225, 15 बाहर आ जाएगा, तो ये भी 0.3796, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, दशमलव बोलो 3796, एक लिखो, पीछे कितने का मान, 1 2 2 4, 4 0 लिख दो, तो पी का मान है, क्यू का मान, तो भी क्या सी बन जाएगी, परिमेय। ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या, तो परिमेय हो जाएगी। अगला है यहाँ पे देखो 7.478778, ये अलग अलग रिपीट हो रहा है कि नहीं, और रिपीट आगे भी नहीं हो जा रहा है, तो यहीं पे रुक जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7.47878, नीचे 1 लिखो, कितने के बाद 2 2 4 2 6, नीचे 6 0 लिख दो, 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, तो P/Q के फॉर्म में है, तो एक ऐसा बन जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। अगला देखो 1.1010001003 फिर 1, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, तो रिपीट कभी नहीं रुकने वाला, तो क्या बनेगा, अपरिमेय। क्या, अपरिमेय। कैसे, क्योंकि 1.10 रिपीट हुआ, फिर 1.010 रिपीट, फिर 1.0011, तो मतलब अलग अलग रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये रिपीटिंग संख्या नहीं है, तो अपरिमेय। अगर यार यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेता, मान लो कि मैं ले लेता 1 पॉइंट, या इसको हटाओ, मान लो कि मैं ले लेता 0.22222, तो ये बताओ परिमेय होगी क्या, परिमेय बताओ, ये होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.22 के ऊपर बार, जिसको मैं 2 लिखूंगा, नीचे एक अंक बार है तो 1 9 लिख दूंगा, तो एक ऐसी बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी ना। क्योंकि अगर संख्या वही बार बार रिपीट हो रही, ध्यान रखना, रिपीट हो रही है वही बार बार, तो परिमेय होगी, अगर वही बार बार रिपीट नहीं हो रही तो अपरिमेय। एक कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक और लिखा 0.5555, ऐसे बार बार रिपीट होती जा रही है, जिसको मैं ऐसे 0.5 के ऊपर बार लगा दो, तो 5 लिखूंगा, नीचे एक के अंक पे बार है तो 1 9 लिख दो, 5/9, 5/9 क्या है, परिमेय। तो मतलब वही संख्या अगर रिपीट हो रही तो परिमेय बनेगी, अगर रिपीट नहीं हो तो अपरिमेय। अब देखो 2 - √5, 2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, और √5 मतलब √5 क्या है, अपरिमेय, घटेगी चाहे जुड़ेगी, सब बनाएगी अपरिमेय। अभी मैंने पढ़ा अपरिमेय है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 + √23, 3 + √23 और -√23, ये माइनस में प्लस में कट गई, आंसर क्या है 3, और 3 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये परिमेय बन जाएगा, क्योंकि 3/1 लिख सकता हूँ ना। उसी प्रकार इसको √60 से √60 कैंसिल, क्या बचेगा 2/7, बटे की फॉर्म में है, तो ये भी बन जाएगी परिमेय। कैसी है, परिमेय, ठीक। अगला 1/√2, तो 1/√2 अभी मैंने पढ़ा था, क्या √2 क्या होता है, अपरिमेय, भाग दूं कुछ भी करूं तो इसका बन जाएगा अपरिमेय, क्योंकि एक परिमेय होता है, परिमेय संख्या में चाहे अपरिमेय से गुणा कराऊं चाहे भाग कराऊं, अपरिमेय बनेगा। अब देखो पाई, अभी पाई मैंने पढ़ा था, क्या 2 क्या होगा, 2 एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय, तो गुणा हुआ उससे, तो ये भी पूरा बना देगा अपरिमेय। क्योंकि पाई याद रखना, जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई के किसी से भी गुणा कराओ अपरिमेय बनती चली जाएगी। क्लियर हुआ सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है अगला कंसेप्ट,
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या कहते किसे हैं यार? देखिए, जिस संख्या को संख्या रेखा पर लिख दें उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा एक होती है यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर तो 1 2 3 डॉट डॉट आता जाता जाएगा ना, फिर यहाँ -1 -2 -3। तो जितनी भी संख्या होती, चाहे रूट में चाहे जो जिसमें हो, अगर उनको मैं संख्या रेखा पर लिखवा रहा हूँ, जान लो हो वास्तविक संख्या है, वह रियल नंबर है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं नंबर लाइन पे लिखी जा सकती हैं, सभी वास्तविक संख्या है। तो अब रियल नंबर के वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, एक रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। फिर रेशनल नंबर के 3 प्रकार हैं, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर। इंटीजर पढ़ा था पूर्णांक, होल नंबर का मतलब होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं ना, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। क्लियर हुआ? ये तीनों पॉइंट, ठीक, ये 3 प्रकार, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट क्या है इसका, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर कॉमा देयर एग्जिस्ट इन्फिनेटली मेनी रियल नंबर, मतलब 2 रियल नंबर, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत, इन्फिनेटली मतलब अनंत वास्तविक संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का बनता है कि मतलब 2 आप ऐसे परिमेय संख्या ले लो, मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक, इसके बीच में कितनी अनंतो परिमेय संख्या आएंगी। परिमेय संख्या मतलब रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो अनेक अनंत वास्तविक संख्या आएगी। मान लो 5 आप 6 ले लिए, तो इसके बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, कितने रियल नंबर, कितने वास्तविक संख्या, अनंत आएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन का ये मतलब है, मतलब 2 ऐसे रियल नंबर, 2 ऐसे वास्तविक संख्या, अगर उनके बीच मुझे पूछना कितने रियल नंबर आएंगे, तो कितना आंसर होगा? अनंत। कितना इसका आंसर होगा? अनंत। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखना। देखिए आपके पास कई सारी ऐसी अपरिमेय संख्या आएंगी जिनको मुझे संख्या रेखा पे लिख के दिखाना है। तो देखिए दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जितनी ये अपरिमेय संख्याएं हैं इनको हम कैसे किस प्रकार संख्या रेखा पे लिखेंगे। तो सबसे पहले √2 को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले एक ऐसे नीचे संख्या रेखा बना लेना है, ध्यान समझना, ठीक। और ये जो √2 होगा ये हमेशा कण का मान होगा, किसका? हमेशा जितनी भी अपरिमेय संख्या होगा वो किसका? के से, केस का मतलब कण का मान, ठीक। √2 एकदम कण का मान, बीचों बीच में क्या रहेगा? 0, ठीक। अगर √2 एक कण का मान है तो इसका जो बेस आएगा मतलब आधार, बी से बेस मतलब आधार नीचे वाला 1 आएगा, और हाइप उसका परपेंडिकुलर पी मतलब लंबाई 1 निकलेगी, हमेशा ध्यान रखना। से ये 0 है, 0 से यहाँ तक गया कितना? मान लिया यहाँ पे क्या है मेरे पास? 1 है, 1 है, इसके बीच की दूरी क्या रहेगी? बेस आधार 1, इस पे एक मैंने परपेंडिकुलर डाला तो उसकी भी लंबाई कितनी रहेगी? 1, और यहाँ से इस सेंटर से इसको मिला देना है, ऐसे क्या मिला देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2, एक कण बन जाएगा, लंबाई 1 और आधार इसका, ये नीचे वाला भाग आधार है मतलब बेस, और 1 ये भी 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 1। अब आप जानते हो एक सूत्र, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस। तो मतलब कि इसे कण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पढ़ा था पाइथागोरस में। तो कण का स्क्वायर √2, अगर √2 है तो √2 का स्क्वायर करूँगा तो बराबर लंब है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 बराबर 1, 2 बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब उसके बाद क्या करना, इस सेंटर से तुम्हें यहाँ से एक चाप लेना है। जब चाप आप लगाएंगे, जब आप चाप खींचेंगे ना तो चाप लगा के ऐसे, तो यहाँ से कट करके यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट पे आपका √2 हो जाएगा। जब आप चाप लेंगे तो यहाँ पे चाप लगाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा, ठीक। 1 के बाद यहाँ पे आता है 2, तो इसके बीचों बीच में √2 यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा। समझ में आया? तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे घबराना नहीं, अब ध्यान समझना। देखिए सबसे पहले √3 मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो यहाँ सबसे पहले एक किसका मान होगा? कण का। तो √3 कण हुआ तो इसका लंबाई मतलब परपेंडिकुलर लंबवत कितना आएगा? 1 मिलेगा, और बेस इसका कितना आएगा? √2 आएगा। देख लेना, क्योंकि अगर √3 कण है, ठीक है, तो बेस हमेशा इसका 1 कम आएगा, √3 का 1 कम, √2 इतना भी मैं समझूंगा। परपेंडिकुलर कितना आएगा? 1। सबसे पहले एक लाइन बना लेना है, ऐसे बना लिया, ठीक है। अब बीचों बीच में यहाँ पे क्या आएगा? 0, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1, है ना। फिर यहाँ से क्या मान लेना, आपको एक लंबवत लाइन खींच देना है। लंबवत लाइन कितना आएगा? 1, ठीक। और उसके बाद
यहाँ पे इस पॉइंट से आपको इस पे ऐसे खिंचा देना है, और इसका भी आधार सबसे पहले √2 का पता करेंगे। तो √2 यहाँ पे अभी मैंने लिखा था, यहाँ पे √2 आया था कि नहीं, इस पॉइंट से कट किया था तब। अब उसी पे एक पे और बना दो, एक पे और बना दो, तो क्या मिलेगा, एक। और अब देखो इसका बेस √2 ए मिलेगा ना, ए वाला बेस का काम करेगा, ए वाला बेस का। फिर यहाँ से आपको, जैसे मैंने इसको एक परपेंडिकुलर बनाना, तो यहाँ से एक लाइन और खींच दूंगा, एक कण बनेगा कितना, √3। तो जब आप यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ से, तो कट करेगा, तो इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा √3। इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, √3। क्योंकि जब ए आधा √2 के लिए पहले निकाला तो यहाँ पे एक 1 आया, क्योंकि √2 के लिए 1 ए बेस होता था, फिर परपेंडिकुलर 1 कड़े बनता था। अब √3 निकालना, तो अब उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी 1 मिलेगा, और ये हमारा बेस बन जाएगा, बेस का काम करने लगा आधार का, तो √3 कण का। तो यहाँ से एक चाप लगाया, तो यहाँ इस पॉइंट पे आया, तो √3 इस पॉइंट पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। √5 मुझे दिखाना है, सिंपल सा। अगर √5, तो इसका हमेशा जान लो क्या, परपेंडिकुलर 1 आएगा, और बेस कितना आएगा, √5 एक कम, √4 एक कम करना है, तो √4 किसकी वैल्यू, 2 की। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन बना लेना है, रेखा आपको √5 दिखाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या, बीच में 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, क्योंकि कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, जो 2 तक ना, बेस पे 2 तक जाना हो, तो यहाँ पे आया 2। तो अब इस पर आपको एक लाइन खींच देना है ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद इस सेंटर से आपको एक लाइन खींच देना। अभी देखिए यहाँ पे मैं मिला देता हूँ इसको ऐसे, इस ध्यान से देखिए, मिल गई ना, सेंटर से खींच दिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे सेंटर क्या आएगा, √5, और नीचे बेस में क्या आएगा, ये पूरा बेस मेरा क्या काम करेगा, ये √4 का काम करेगा कि नहीं। और ये √4 किसके बराबर आएगा मेरे पास, √4 2 के बराबर आएगा, तो मतलब ये पूरा 2 बन जाएगा। और ये मेरे पास परपेंडिकुलर कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, परपेंडिकुलर 1। तो अब यहाँ से जब आप चाप लगाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से चाप रख के ऐसे इस पॉइंट पे आपको कट करना है, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे चाप, यहाँ से लगाएंगे, तो ऐसे जब चाप लगाएंगे ना, तो ऐसे यहाँ से कट करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपका √5 आ जाएगा, ये का परिमेय संख्या इस पॉइंट पे √5 क्लियर से एकदम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, मतलब ये है कि यार सबसे पहले √5 दिखाना था मुझे, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 आएगा, और √5 से कम 4 तो बराबर 2। तो इससे के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिखेगा, अगर तुम्हें √2 मतलब कि √2 दिखाना है, कर्ण √2 है, तो परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1, मतलब लंबो भी 1, और इसको बोलते हैं आधार। अगर √3 दिखाना है, कर्ण √3 हमेशा लंबा लाइन में दिखा, कर्ण √3 है, तो बेस उसका एक कम, उसका एक कम √2। फिर परपेंडिकुलर 1, √5 दिखाना है, तो √5 का एक कम, रूट यहाँ पे 4 हो जाएगा, और √4 किसके बराबर, 2 के बराबर, परपेंडिकुलर 1। अगर मान लो रूट आपको 17 दिखाना है, रूट आपको 17, अगर √17 कर्ण बन रहा है, तो यहाँ पे आपका बेस कितना बनेगा, √16 एक कम, और परपेंडिकुलर कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? तो ऐसे भी आप किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब अगला हम समझते हैं कंसेप्ट मेरा है परमेयीकरण, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या, रैशनलाइजेशन। इसमें क्या है कि इसमें क्या करना, मतलब इसका क्या होता है, मतलब ये होता है कि हर में अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय बनाना है मुझे। इसमें परमेयीकरण करते समय मुझे हर में क्या दिखेगी, एक अपरिमेय संख्या, और उससे मुझे परिमेय संख्या बनाना है। और एक चीज़, अगर परमेयीकरण करते वक्त जो चीज़ अगर नीचे प्लस में है तो गुणा कराता हूँ उसका अपोजिट साइन से, माइनस से। अगर नीचे माइनस में तो उसका अपोजिट साइन प्लस से गुणा कराता हूँ। अभी एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ध्यान से समझता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक एक कह रहा निम्नलिखित का परमेयीकरण करो। तो 1/7 का परमेयीकरण करना है, 1/7 ऐसे लिख लेना है, क्योंकि √7 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी √7 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ऊपर नीचे। तो √7 का 1 में गुणा कराऊंगा, √7 ही करना, √7 नीचे रूट का रूट से गुणा कराऊंगा, तो रूट करना रूट, और 7 का 7 से गुणा, 7 7 49, तो बराबर √7, और √49 किसका मान है, 7 का 7 7 49। तो नीचे देखो परमेय संख्या बन गई कि नहीं, 7 परमेय संख्या, तो ये हो जाएगा इसका परमेयीकरण। सिंपल सा, इस तरह ना करना, तो रूट मत लिखना, इसमें दोनों 7 है ना, तो एक 7 इसमें लिख दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, परमेयीकरण करते हुए 1/√7 ऐसे लिख लो। नीचे जो नंबर है उसी से ऊपर नीचे गुणा कराओ, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, √7 ही करना, √7,
और रूट का रूट से गुणा होगा, रूट और 7 का अंदर 7 7 7 49, तो रूट 7 ऐसे लिख लिया। 49 रूट 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर, तो 7 ऐसे आ गया, 7 का 7 49। आगे अब इसका परिमेयीकरण करना है, तो देखिए सबसे पहले इस नंबर का परिमेयीकरण करूंगा। सबसे पहले गुणा निशान लिखाओ, यहाँ पे चिन्ह बदलना है, रूट 7 प्लस ऊपर रूट 6, फिर रूट 7 प्लस रूट 6। सिंपल सा। परिमेयीकरण करते वक्त इसका चिन्ह अपोजिट करना है, बाकी सब ऊपर नंबर वही सेम रखना है। चिन्ह अपोजिट, अगर माइनस है तो प्लस से रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6 से गुणा करा देना है, क्योंकि चिन्ह अपोजिट है। अब ऊपर ऊपर को गुणा कराऊंगा, तो रूट 7 के 1 में गुणा होगा, रूट 7 इक्यानम रूट 7 प्लस रूट 6। अब नीचे देखो, तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, मैंने एक सूत्र पढ़ा था बचपन में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो ए का मान है और ए बी का मान है। देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी का रूप दिख रहा है कि नहीं? जब इसका गुणा होगा क्या है? ए स्क्वायर, ए के स्थान पे रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 6, तो यहाँ पे आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 में से 6 गया 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं नीचे हर में, तो बचेगा रूट 7 प्लस रूट 6। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? ये इसका परिमेयीकरण हो गया, क्योंकि नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं। अगला यहाँ पे देखिए, इसका भी परिमेयीकरण करना अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाओ, इसका अपोजिट साइन से गुणा करना है, तो रूट 5 माइनस रूट 2 करना है, क्योंकि अपोजिट साइन माइनस रूट 2, प्लस है ना तो माइनस लगा दो। नीचे भी वही रूट 5 माइनस रूट 2, तो ऊपर ऊपर गुणा कराओ, इसका पूरा 1 में गुणा कराऊंगा तो यही आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2। अब नीचे नीचे देखो, ए का मान है, ए बी का मान। देखो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। अभी मैंने सूत्र पढ़ा था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर, ए के स्थान पे है रूट 5, तो रूट 5, तो यहाँ पे मैं ऐसे रूट 5 लिखूंगा, स्क्वायर सूत्र बराबर आता है स्क्वायर माइनस बी का मान है रूट 2, ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ का रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बचा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा 2। तो अब ऊपर आएगा रूट, यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे 5 में से 2 गया 3, तो देखो 3 नीचे परिमेय संख्या बन गई कि नहीं? नीचे परिमेय बनाना है बस, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, बस यहीं पे छोड़ दो। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा परिमेयीकरण करना सिंपल सा, रूट 7 चिन्ह अपोजिट ले लो, माइनस है तो प्लस 2, फिर नीचे रूट 7 प्लस 2, क्या कराऊंगा? इसका ऊपर ऊपर गुणा कराओ, तो रूट 7 प्लस 2, नीचे देखो ए का मान ए बी का मान बनेगा, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी गुणा होगा तो बन गया है कि नहीं? तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट 7 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, रूट 7 प्लस 2, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3, तो ये भी इसका आंसर आएगा, क्योंकि 3 नीचे परिमेय संख्या बन गई। क्लियर हुआ इसका परिमेयीकरण? समझ में? आगे देखते हैं। अब मेरा अगला कंसेप्ट है परिमेयीकरण, मैंने करना सीख गया। ठीक है, तो मतलब मैं करना, परिमेयीकरण करना या करना सीख गई ना, सीख गए। आगे देखते हैं यार, अब क्या कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? ध्यान समझते चलो। अगला टॉपिक मेरा कंसेप्ट है यार, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, घातांक की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें ए बी जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और जो यम और यन दिखता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखिए, अगर ए की पावर एम इंटू ए इंटू दशमलव मत पढ़ना, ए इंटू मतलब गुणे ए की पावर एन, तो बेस देखो इसका समान है ए, तो बेस ऐसे लिख लो और गुणे में घाते इसको जुड़ती है तो एम प्लस एन हो जाएगा। उसी प्रकार अगला ए की पावर एम नीचे ए की पावर एन, तो ए की पावर एम ऐसे लिख लूँगा, घात ए प्लस में है ना, ए की पावर एन प्लस में जाएगी, ऊपर जाएगी तो घात माइनस में हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस 1। फिर अगला है ए की पावर एम इंटू बी की पावर, इंटू मतलब गुणा बी की पावर एम, तो ए बी अलग अलग है तो ए बी लिख लो और पावर सेम है तो ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर एम अकेला लिख दिया।
फिर अगला a की पावर m, नीचे b की पावर m, तो a बटे b ऐसे लिख लिया, दोनों की पावर m है तो ऊपर ब्रैकेट लगा के m चढ़ा दिया। अगला a की पावर 0, मतलब किसी भी a मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या की पावर अगर 1 है, 0 है, उसका आंसर 1 आएगा हमेशा। जैसे 5 की पावर 0 इसका आंसर 1, 2 की पावर 0 इसका आंसर 1, किसी की पावर 0 इसका आंसर 1। अगला है a की पावर माइनस m, एक प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण। a की पावर माइनस m, तो जब भी कोई पावर माइनस में है नीचे लाऊंगा तो किस में हो जाएगी, प्लस में, मतलब 1 बटा a की पावर m हो जाएगी, नीचे कर दिया बटे में, इसके नीचे 1 मान गए। अगला a की पावर m, फिर उसकी पावर n, तो पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, क्या करूँगा, गुणा a की पावर m इंटू n। ये है प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड मैं अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखिए क्या बोला, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 64 की पावर 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इसको तोड़ सकता हूँ 8 गुणे 8, 8 नहीं 64 लिख सकता हूँ, नहीं, उसकी पावर 1/2। यहाँ बेस समान है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1, 1 जोड़ के बेस समान 8 लिख लिया, 1 जोड़ेगी 2, 8 की पावर 2, फिर ऊपर 1/2, 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। आया। अब उसी प्रकार 32 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, फिर ऊपर 1/5। कैसे मैंने इसे जान लिया कि 2 की पावर 5 लिखा जाएगा। जब आप नहीं समझ पा रहे तुरंत तुरंत उसका एलसीएम निकाल लो। जैसे 32 से 32 का एलसीएम निकालूंगा 2 बार, 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 इकन्नम 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 ऐसे लिख दो, तो 32 की 2 की पावर 5, फिर ऊपर 1/5 है, तो 5 नीचे, 5 नीचे 5 ऊपर, 5 से 5 कट गया, इसका आंसर 2 आया। ठीक। अब उसी प्रकार 125 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5 का क्यूब ऊपर 1/3, नीचे 3, ऊपर 3 कट गया, तो 5 आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो 125 5 का क्यूब होता है, आपको नहीं पता, तो आप इसका वही एलसीएम निकालो, जिसका ना पता हो, जैसे ना नहीं पता, एलसीएम निकालो बस, उसी के रूप को आपको लिख दो। मान लो कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 बार है ना, इसको मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5 25, 25 पंचे 125 आएगा। तो क्योंकि 5 की एक घात इसकी, एक घात इसकी, बेस में 5 समान है कि नहीं, तो गुणे में घाते जुड़ेगा, 1 1 2 2 1 3, तो 5 की पावर 3। आगे अगला क्वेश्चन है 9 की पावर यहाँ पे है मेरे पास 3/2, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए। सबसे पहले मैं इसको 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऊपर 3/2, तो ये 2 नीचे 2 ऊपर कट गया, 3 उसके ऊपर 3 बचा कि नहीं, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगला है 32, तो इसको अभी मैंने लिखना सीखा था, 32 की पावर 2/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, फिर इसके बाद 2/5, 5 से 5 अभी मैंने काटा एलसीएम निकाला था कि नहीं, 2 ऊपर स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला है 16, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 से 16 होता है, ऊपर 2/4। ठीक, लेकिन 2 से 4 कटेगा नहीं ना, तो क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक तरीका और कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी काट दो, 2 दूनी 4, फिर 2 2 से कट गया, बचा 4, आंसर आ गया, ये भी 4। या इसको 16 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि 2 की पावर 4 लिख दो, ठीक, तो ऊपर 2/4, क्योंकि 2 की पावर 4 भी 16, 4 से 4 कट गया, ये 2 और उसके ऊपर 2, ये वाला बचा 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली आंसर दोनों तरीके से आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब 125 की अभी मैंने सीखा था 125 की क्या होता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, माइनस 1/3 है, 3 से 3 गया, तो 5 की पावर क्या है -1, तो माइनस घात माइनस में रहती है तो पलट देता हूँ 1/5 लिख दो इसको, क्योंकि जब भी पावर कोई -1 हो तो उसको पलट दो, तो उसका आंसर प्लस में आ जाएगा 1/5। जैसे मैं लिखूँ 5 की पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 2 प्लस में, ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे। तो 1/5 का स्क्वायर 25, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, सरल कीजिए। अब वही देखो, अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, यहाँ बेस 2 यहाँ बेस 2, बेस समान है 2 लिख लिया, तो गुणे में घाते जुड़ेगी, तो मतलब 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो जब देखिए बेस समान है, नीचे नीचे गुड़ा, 5 तिहाई 15, इसका इधर गुड़ा, 5 दूनी 10 प्लस 3 इकन्नम 3 आ जाएगा, तो यहाँ बराबर 2 की पावर 10 3 13, नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, तो यही मेरा ये आंसर हो जाएगा, सिर्फ सरल करना था। अगला 1 के ऊपर 7 है, 1 की पावर 7, नीचे यहाँ पे देखो 3 का क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 के ऊपर क्यूब है ना, तो मैं इसका यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब
ऊपर भी क्या है 7, इसका भी 7 ऊपर 7 हो जाएगा, सबको अलग अलग कर लिया। तो एक की पावर 7 करूँगा तो एक की पावर कितना भी करो एक ही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ घात के ऊपर घात गुणा कराऊंगा ना, 7 21, 3 की पावर 21 बन जाएगी। 3 की पावर कितनी बन जाएगी ए 21, यही ए आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 21। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 11, इसको सॉल्व करना। 11 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ 11 है, ये जाएगा ऊपर, तो 11 की पावर कितनी है 1/2 ही है ना, ये भी 1/, यहाँ पे क्या रहेगा 4, 1/4 है, ठीक है 1/4। तो ये पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में 1/4। देखो इसका बेस समान है ना 11 11, तो 11 इसे लिख लो, गुणे में घाते जुड़ेगी तो 1/2, माइनस है तो प्लस माइनस जुड़ता हूँ तो माइनस प्लस माइनस ही 1/4। तो 11 इसे लिख लेना है। तो नहीं नीचे नीचे गुणा कराओ, 4 दूनी 8, फिर 4 इकन्नम इधर 4 माइनस 2 इकन्नम इधर 2 इकन्नम 2, तो 11 की पावर 8 ऐसे लिखो, 4 में से 2 गए 2, 2 से काट 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पे बन गया 11 की पावर 1/4। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पे अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस वाले क्वेश्चन के लिए, ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम, तो ए बी लिख के यम कर देता था, क्योंकि पावर यहाँ पे बेस इसका आधार इसका घात समान है ना, तो पहले 7 गुणा 8 कर दो और पावर वही लिख दो 1/2, 7 8 56, 56 की पावर 1/2 मैंने ऐसा लिख दिया, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला पढ़ लेता हूँ। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, आपको बचपन में याद ही होगा यार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। अभी मैंने इसका सूत्र पढ़ा याद किया और बचपन से हम कक्षा 7 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 + √3 फिर 2 + √3, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम एक अंक उठाओ, सब में गुणा कराओ, 3 दूनी 6, ठीक, फिर इसी 3 का इसमें गुणा कराओ, प्लस है आगे प्लस 3 लिख लूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहेगा ना, 3 इकन्नम 3 और √3 3√3, ठीक। अब अगले में पढ़ो, अब इसका इसमें गुणा कराऊंगा 2, बगल में कुछ नहीं तो 1, तो प्लस 2√3, फिर प्लस 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 लिख दिया, तो रूट का रूट से गुणा होगा तो रूट और 3 का अंदर से गुणा होगा 3 3 का 9, तो 6 + 3, यहाँ √3 यहाँ 2√3 सेम बनाएगा ना, √3 3 और 2 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और √3, तो पहले 3 2 जोड़ दो 5 और √3 दोनों के पास है तो एक √3 लिख दो, प्लस और √9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, तो और ये 6 और 3 जुड़ जाएगा 9 प्लस 5 √3, इसका ही आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया √2 + 5 √2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं, रूट में एक कभी जुड़ेगा 5 और एक 6, दोनों के पास √2 है, दोनों के पास √2 है, यहाँ भी तो एक √2 लिख देना, 6 √2 आंसर। अगर मान लो आपको √2 + √3 दिया तो इसको जोड़ोगे तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, यही आंसर आएगा, क्योंकि जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू समान नहीं है, रूट के अंदर वैल्यू समान नहीं है तो उसका आंसर कुछ नहीं, वही आंसर हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना है। मान लो ऐसे लिख दिया 2 √8 + 9 √8, तो देखो अंडर रूट की वैल्यू 8 समान है ना, तो 12 वाले जोड़ो 9 2 11 और एक अंडर रूट लिख लो, एक अंडर रूट 11 अंडर रूट 8, एक √8 लिख लेना, बस क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम अभी एक सूत्र मैंने पढ़ के आया था कि पहला ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a + b हो और एक ब्रैकेट में a - b हो, तो क्या किसके बराबर था a² - b²। देखो a का मान बन रहा है, a b का मान बन रहा है, तो पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b का रूप दिख रहा है कि नहीं, a का मान a b का मान, तो a - b a + b दिखा, तो क्या था a² a के स्थान पे 3 का स्क्वायर माइनस b² b के स्थान पे है √3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल बचा 3, 9 में से 3 गया 6, आंसर डायरेक्ट 6। क्लियर हुआ? इसी सूत्र से a² - b² से a का मान है 3 और b का मान है √3, सूत्र था a² - b², a के स्थान पे 3 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पे √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 3 का 9 होता है माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 9 में से 3 गया 6। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए अभी मैंने सूत्र पढ़ा था क्या, a + b का फॉर्म है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो a का मान है और a b का मान, तो a² a के स्थान पे क्या है √5 इसका स्क्वायर प्लस b, सूत्र में b² b के स्थान पे है √2 इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2a a के स्थान पे √5 गुणे
क्योंकि 2ab होता है ना, 2a का मान है √5 इंटू गुणे में है b का मान है √2। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 प्लस 2। अब उसके बाद यहाँ पे रूट का रूट से अंदर गुणा होगा तो रूट, अंदर का अंदर गुणा करो 5 दूनी 10, 5 2 7 प्लस 2 √10, यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 2 7 और प्लस 2 √10 इसका आंसर आ गया, 7 प्लस 2 √10। क्लियर। आगे देखते हैं अगला। अभी मैंने अभी सूत्र पढ़ा था क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर सूत्र था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान a का मान और a b का मान, वही a का मान a b का मान, a प्लस बी a माइनस बी दिखा नहीं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू मतलब आगे पीछे रहेगा। सूत्र था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पे है √5, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पे √2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर क्या आ गया 3। तो आई होप अब एक क्लास गन शॉट खत्म होती है। पूरा मैंने कंसेप्ट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का कंप्लीट कर लिया और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, जिससे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट एंड होता है और अच्छे से मुझे सारे सवाल भी समझ में आ गए। कमेंट में यार ज़रूर लिखना कि हाँ भैया पढ़ने में मज़ा आया और मैंने नोट भी किया और मैंने सारा कैलकुलेशन अच्छे से सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।